हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब वीडियो क्लास में। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 8 के विज्ञान विषय पर है, जिसमें अध्याय 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा का अध्ययन करेंगे तथा इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। बच्चों, इससे पहले के सभी पाठों को मैं अच्छे से पढ़ाकर इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हल कर चुका हूँ, जिसे आप मेरे चैनल के साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दे, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका पढ़ाई यूँ ही जारी रहे। पाठ शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छे नेटवर्क वाले स्थान पर देखें तथा सेटिंग में जाकर वीडियो क्वालिटी 720p में करके देखें, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई व सुनाई पड़े। यह है आपका अध्याय 7 सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। हम इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छे से समझा देंगे आपको, और आप इसे लिख भी लेंगे, और अंत में इसके अभ्यास प्रश्नों को भी हम हल करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले, यह सूक्ष्म जीव है क्या? सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म जीव है क्या। तो बचपन में जब आप खाना खाने बैठते थे तो आपकी मम्मी कहती थी कि बेटा हाथ धो के खाना खाओ। तो आप सोचते थे कि हाथ तो मेरा साफ़ ही है। आप अपने हाथों को देखते थे और अपने हाथ पे देखते थे कि आपके हाथ पे तो कुछ है ही नहीं, एकदम पूरा साफ़ है। फिर भी मम्मी बिना मतलब का बोलती है हाथ साफ़ करके खाने के लिए। तो ऐसा वो क्यों कहती है? क्योंकि सूक्ष्म जीव हमारे हाथों पर बैठे होते हैं, हमारे नाखूनों में, हमारे हाथों पे और अन्य जगहों पे, जो हमारे नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं, है ना। तो जब हम हाथ धोते हैं साबुन से तो क्या होता है, वो सूक्ष्म जीव हमारे हाथ से ख़त्म हो जाते हैं और हम आराम से शुद्ध खाना खाते हैं। लेकिन जब हम हाथ नहीं धोते हैं तो वह सूक्ष्म जीव जो हमारे हाथ पर बैठा हुआ है, जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, वह क्या होता है, हमारे पेट के अंदर चला जाता है और हमारा तबीयत ख़राब हो जाता है। इसलिए मम्मी कहती है कि हाथ धो के खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हाथों पर सूक्ष्म जीव बैठे हो सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहते किसे हैं, इसे आप अपने कॉपी में लिख ले। ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, वे सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। देखिए, आपका पहला टॉपिक है सूक्ष्मदर्शी। इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या नंगी आंखों से न देखे जाने वाले वस्तुओं को देख पाते हैं आसानी से। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी नंगी आंखों से मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक ही वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के 1000वें लाखवें भाग से या उससे भी अधिक छोटा होता है। सोच लीजिए कितना छोटा होता है सूक्ष्म जीव, उसे तो हम देख ही नहीं सकते। यह है आपका सूक्ष्मदर्शी यंत्र। इसी के द्वारा हम सूक्ष्म जीवों को हम अपनी आँखों से देख पाते हैं, ठीक है। इस चित्र को आपको अपने कॉपी में खुद से अपने हाथ से बनाने का प्रयास करना चाहिए, और इनके सभी पार्ट्स का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। इसे आप अपने कॉपी में खुद से बनाएंगे। देखिए, यहाँ ये इसका नाम है नेत्रिका, इसको आईपीस बोलते हैं। यहाँ से हम किसी चीज़ को, अपने आँखों को यहाँ पर रख कर हम क्या करते हैं, हम सूक्ष्म जीव को देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ स्टेज है। हमको जिस सूक्ष्म जीव को देखना होता है हम उसको क्या करते हैं, इसी स्टेज पे हम रखते हैं। यहाँ स्लाइड है, इसी स्लाइड पे हम क्या करते हैं, उसको हम रखते हैं और हम यहाँ आँख रख के देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 3 लेंस लगा हुआ है, वस्तु लेंस है इसका नाम, इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोरस फोकस है, यहाँ से फोकस हम सेट करते हैं। आपके स्कूल में अगर माइक्रोस्कोप होगा, सूक्ष्मदर्शी होगा, तो आप देखे होंगे, सीखे होंगे कैसे देखते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ लाइट है, यहाँ से प्रकाश आता है और हम यहाँ पर रख के वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। हमारा आँख कहाँ होता है, हमारा आँख यहाँ होता है। तो इस चित्र को आप अपने कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, उतारेंगे। इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र का खोज डच के रहने वाले वैज्ञानिक एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट भी आप अपने कॉपी में लिख लेंगे कि 1857 में फ्रांस के वैज्ञानिक लुईस पास्चर ने बताया कि किण्वन, जिसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन कहते हैं, वह सूक्ष्म जीव ईस्ट के कारण होता है। तो ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए लाभदायक ही है। आप देखे होइएगा, जलेबी जो बनाता है, आप जलेबी खाए होंगे, जो जलेबी बनाता है देखिएगा, वह जलेबी का जो आटा सानता है, मैदा जो होता है उसको सानता है, वह
जलेबी बनाने से 12 या 13 घंटा पहले ही सान के रख लिया रहता है ना। जैसे उसको अगर अभी अगर वह आटा सानेगा, मैदा सानेगा, तो वह 12 या 13 घंटे के बाद क्या करेगा, वह जलेबी बनाएगा। उस 12 घंटे में क्या होता है, वह मैदा देखिएगा वह जितना साना रहता है उससे थोड़ा और फूल जाता है। तो वह फूलता नहीं है, उसमें ईस्ट जो है किण्वन करता है ना, जिससे उसका स्वाद भी बढ़ जाता है और हमारे लिए लाभदायक भी, हमको हानि नहीं करता है वो सूक्ष्म जीव। अब अगला पॉइंट है 7.2 सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, मतलब टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यह मुख्यतः 5 प्रकार के हैं। पहला है जीवाणु, इसको इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा है प्रोटोजोआ। तीसरा है कवक, जिसको इंग्लिश में फंगी कहते हैं। चौथा है शैवाल, जिसको इंग्लिश में एल्गी कहते हैं। और पांचवा है विषाणु, इसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं। ठीक है, यह वायरस जो है विषाणु, यह वास्तव में कुछ वैज्ञानिक इसे सजीव कहते हैं और कुछ इसे निर्जीव कहते हैं। मतलब ये संशय है। ठीक है, तो ये जीव है भी या नहीं भी। अब आगे देखिए, जीवाणु जो है यह देखिए 2 प्रकार का है। पहला है स्पाइरल जीवाणु और दूसरा है छड़नुमा जीवाणु। अगला है शैवाल, इसको इंग्लिश में एल्गी भी कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का है। पहला है क्लेमाइडोमोनास और दूसरा है स्पाइरोगैरा। अगला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी 2 प्रकार का है। पहला है अमीबा और दूसरा है पैरामीशियम। ठीक है, फिर अगला है कवक, जिसको इंग्लिश में फंगी कहते हैं। यह 3 प्रकार का है। पहला है राइजोप्स, दूसरा है पेनिसिलियम और तीसरा है एस्परजिलस। अब देखिए अगला पॉइंट है 7.3 सूक्ष्म जीवों का निवास। मतलब ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो रहते कहाँ हैं। तो सूक्ष्म जीव हमारे आसपास की सभी जगहों पर रहते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर व बाहर त्वचा पर भी पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है 7.4 सूक्ष्म जीव कुछ मित्र कुछ शत्रु। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक हैं, ठीक है, जैसे दही। और कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमारे लिए शत्रु हैं, ठीक है, वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं तो वो हमें बीमार कर देते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है 7.5 उपयोगी या मित्रवत सूक्ष्म जीव। तो कुछ मित्र सूक्ष्म जीव हैं जिनको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, जैसे दही, पनीर, पाव रोटी, केक, ईस्ट, सिरका, एंटीबायोटिक इत्यादि। ठीक है, अब हम मित्र सूक्ष्म जीवों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट है 7.6 मित्र सूक्ष्म जीवों का घरेलू उपयोग। मतलब हम उन मित्र सूक्ष्म जीवों को घर में हम कैसे यूज करते हैं। तो आप सभी दूध का दही खाए होंगे और दूध का पनीर भी खाए होंगे, ठीक है। आप जलेबी, डोसा, इडली, भटूरा आदि भी खाए होंगे। इन सभी का जो ये बनने का जो प्रक्रिया है वो सूक्ष्म जीव के कारण ही होता है, ठीक है। तो अब देखिए दूध में जब हम रात में दूध को गर्म करके जोड़न डालते हैं उसमें दही का थोड़ा सा, तो क्या होता है रात भर में वह असल में दही का जोड़न नहीं रहता है, वह सूक्ष्म जीव रहता है जो रात भर में क्या होता है पूरे दूध में फैल जाता है और पूरे दूध को दही बना देता है, ठीक है। और वह जो दही होता है इसको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे। दही में पाया जाने वाला प्रमुख जीवाणु उसका नाम क्या होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, जो दूध में तेज़ी से भूनकर दूध को दही में बदल देता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि दही में कौन सा ये जीवाणु पाया जाता है तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। अच्छा, पनीर जो हम खाते हैं वह जीवाणु के कारण ही, सूक्ष्म जीव के कारण ही वह क्या होता है ये दूध से अलग हो जाता है, ठीक है। आप जलेबी, डोसा, इडली, भटूरा इत्यादि जरूर खाए होंगे, ठीक है। तो इन सभी का जो बनाने का प्रक्रिया है अगर आपके घर में बना होगा तो आपको शायद मालूम होगा कि ये इनके लिए जो मैदा जो साना जाता है वह 8-10 घंटे पहले ही साना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस मैदा में क्या होता है सूक्ष्म जीव फैलता है ना। 8-10 घंटे में सूक्ष्म जीव क्या करता है उस पूरे ये मैदा में फैल जाता है अच्छे तरह से, और उस सूक्ष्म जीव के कारण जब अच्छे से फैल जाता है उसके कारण ही वह मैदा जो है वह और अच्छा से मुलायम हो जाता है और वह हमें स्वादिष्ट भी लगता है। अब देखिए आपका अगला पॉइंट है 7.7 वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग। तो वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग में मित्र सूक्ष्म जीव ईस्ट का काफ़ी बड़ा योगदान होता है, ठीक है। ईस्ट के द्वारा ही हम अल्कोहल, सिरका जिसको इंग्लिश में विनेगार कहते हैं, या एसिटिक एसिड प्राप्त करते हैं, जिसके प्रयोग से ये औद्योगिक उपयोग के लिए बहुत सारे खाद्य पदार्थों का निर्माण भी किया जाता है, ठीक है।
तो हम आइए पता करते हैं कि ये अल्कोहल सिरका, ये एसिटिक एसिड बनता कैसे है। जौ, गेहूँ, चावल, ईख, जामुन या अन्य फलों के रस में प्राकृतिक शर्करा पाया जाता है, जिस पर सूक्ष्मजीव ईस्ट अपनी क्रिया करके उसे सिरका, अल्कोहल या एसिटिक एसिड में बदल देती है। ठीक है। सूक्ष्मजीव द्वारा परिवर्तन की इस क्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फर्मेंटेशन भी कहते हैं। इसका खोज फ्रेंच वैज्ञानिक ये लुइस पास्चर ने 1857 में किया था, जिसको आप पहले हम लिखवा भी चुके हैं। देखिए आपका अगला पॉइंट है 7.8 मित्र सूक्ष्मजीवों का औषधीय उपयोग। ठीक है। तो बीमार होने पर हम दवा की दुकान से दवाई लेते हैं, है ना, तब जाके हमारा क्या होता है? बीमारी ठीक होता है। तो बीमार होने पर हम जो एंटीबायोटिक दवा खाते हैं वह भी सूक्ष्मजीव से ही बनता है। ठीक है। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का खोज किया था। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों को बहुत सारे बीमारियों का टीका लगाया जाता है। टीका का नाम आपने सुना होगा, है ना, उसको इंग्लिश में वैक्सीन कहते हैं। जैसे पोलियो का, चेचक का, ये टीबी का इत्यादि बहुत सारा चीज़ का क्या लगता है, उसको टीका लगाया जाता है ताकि उसको वह बीमारी भविष्य में कभी नहीं हो। तो बच्चों को जिस बीमारी का टीका लगाया जाता है असल में वह उसी बीमारी का सूक्ष्मजीव होता है। ठीक है। और वह इतना कमज़ोर होता है कि वह उस बच्चे के शरीर में रोग उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि उस रोग से लड़ने के लिए शरीर में प्रतिरोधी पदार्थ का निर्माण कर लेता है, जिससे भविष्य में उस बच्चे को वह रोग, मतलब जिस चीज़ का टीका लग रहा है, उसको कभी नहीं होता है। हम देखिए चेचक के टीके की खोज 1798 ईस्वी में वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किया था। इसको आप अपने कॉपी में लिख ले। अब देखिए अगला टॉपिक है 7.9 कृषि में सूक्ष्मजीव। तो कुछ सूक्ष्मजीव पेड़ पौधों के लिए भी लाभदायक होते हैं। ठीक है। पेड़ पौधों के उचित विकास के लिए नाइट्रोजन अति आवश्यक होता है, आपको पता है। और आपको यह भी पता होगा कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इस वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस सीधे सीधे वे पेड़ पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इस कार्य में उन्हें सूक्ष्मजीव नीले हरे शैवाल का मदद लेना पड़ता है। ठीक है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में क्या करता है, उसको मदद करता है, जिससे पेड़ पौधों को नाइट्रोजन आसानी से मिल पाता है। इस नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में हम इसी अध्याय में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब अगला जो टॉपिक है आपका देखिए 7.10 पर्यावरण की साफ सफाई। तो कुछ सूक्ष्मजीव हमारे पर्यावरण की साफ सफाई भी करते हैं। आप सोचिए कि अगर आपके घर से जो ये कूड़ा कचरा ये जो निकलता है, छिलका, कागज़, पेड़ का पत्ता इत्यादि, घास, ये सब जो निकलता है वह हम बाहर फेंकते तो हैं, लेकिन वह क्या होता है 5 से 10 दिन में वह सड़ गल के ख़त्म हो जाता है, या कोई जानवर या जीव जंतु भी मर जाता है तो आप देखते होइएगा वह क्या होता है 10 दिन के अंदर में क्या होता है, वह सड़ गल के वह ख़त्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूक्ष्मजीव उसे क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं, उसे खा पी के पचा जाते हैं। ठीक है। और हमारा पर्यावरण क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। अब देखिए अगला टॉपिक है आपका 7.11 हानिकारक सूक्ष्मजीव। अभी तक हमने मित्र सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ा कि वे कैसे हमारे लिए लाभदायक है। अब हम ऐसे सूक्ष्मजीवों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें हानि पहुंचाती है। ये हानिकारक सूक्ष्मजीव मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि सभी को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं। अगला टॉपिक है 7.12 मनुष्य में सूक्ष्मजीव जनित रोग, मतलब सूक्ष्मजीवों के द्वारा होने वाले रोग। ठीक है। आप पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्मजीव हमारे चारों तरफ उपस्थित है और हानिकारक सूक्ष्मजीव हमारे श्वास, भोजन, पानी इत्यादि के द्वारा आसानी से क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। अब आइए हम कुछ सूक्ष्मजीवों तथा उनके कारण होने वाले रोगों को जानते हैं। इसे आप लिख लें। जैसे जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले कुछ रोग का नाम है हैजा, टाइफाइड, टीबी, प्लेग, निमोनिया, है ना, टीबी को क्षय रोग कहते हैं। अब आगे देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले कुछ रोग का नाम है मलेरिया, पायरिया जो दांतों में होता है, काला जर। ठीक है। अब अगला है कवक, जिसको इंग्लिश में फंगी कहते हैं। इससे होने वाले कुछ रोग है दमा, जिसको इंग्लिश में अस्थमा कहते हैं,
खाज या खुजली, गंजेपन इत्यादि। ठीक है। अब अगला है विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग हैं कुछ, जिनका नाम है एड्स, चेचक, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, मेंजाइटिस इत्यादि। ठीक है। अब आइए हम इसी पॉइंट में समझते हैं संचारी और गैर संचारी रोग के बारे में। ठीक है। संचारी रोग को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। आप जानते होंगे ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैल जाता है, वे संचारी रोग कहलाते हैं, जैसे एड्स, कोरोना, हैजा इत्यादि। ठीक है। और दूसरा है गैर संचारी रोग, जिसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। यह ऐसा रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पड़ता है, नहीं फैलता है। ठीक है। जैसे हृदय रोग, पेट संबंधी रोग। ठीक है। कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको घाव हो जाता है ना। ये सब क्या है, ये सब गैर संचारी रोग है। ये सब एक दूसरे में नहीं फैलते हैं। ठीक है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, जब हम बाहर में कड़ी धूप से होकर अंदर आएँ तो हमें पानी ठंडा नहीं पीना चाहिए। ऐसा क्यों? हमारी मम्मी कहती है कि बाहर जब खूब धूप से गर्मी से होकर आओ खेल कूद कर तो जल्दी से गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मुंह के अंदर ग्रास और श्वास नली के आसपास जो जीवाणु रहते हैं वे हमारे धूप में रहने के कारण काफ़ी उच्च ताप पर होते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं, ठंडा पानी के संपर्क में आने के कारण जीवाणुओं का तापमान, मतलब जो जीवाणु हमारे ग्रास नली में आसपास रहते हैं उनका तापमान अचानक क्या होता है, गिर जाता है। और तापमान में अचानक परिवर्तन से जीवाणुओं में क्या होता है, प्रजनन दर तेज हो जाता है, वे फैलने लगते हैं। इससे हमें क्या होता है, सर्दी हो जाता है ना। हम श्वास संबंधी परेशानियों से घिर जाते हैं। अब देखिए आगे एक पॉइंट है रोगवाहक वेक्टर। अब वेक्टर किसे कहते हैं? तो बहुत ऐसे जीव हैं जैसे मच्छर, वो क्या करते हैं, दूसरे जगह से रोग लेके आपको काट के आपको फैला देते हैं, है ना। तो वे मच्छर क्या हुए, रोगवाहक हुए, वेक्टर हुए। ठीक है। जैसे देखिए मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड आदि क्या होता है, सूक्ष्मजीव जनित रोगों के प्रसार में इन रोगवाहकों की भूमिका होती है, मतलब मच्छर, है ना। अब जैसे ये लिखने वाला पॉइंट है, आप लिख सकते हैं इसे। मलेरिया जो है परजीवी प्लेज्मोडियम के कारण होता है ना। प्लेज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोआ है ना। यह मादा एनाफिलीज मच्छर इसका वाहक है। मतलब मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वह मलेरिया का वायरस लेके घूमते रहता है। वो आपके शरीर पर बैठेगा तो आपको मलेरिया फैला देगा। अब उसी तरह देखिए, यह डेंगू जो बीमारी है, डेंगू के वायरस का वाहक कौन है, मादा एडीज मच्छर है। इसे भी आप लिख ले, है ना। मादा एडीज मच्छर अगर आपको काट लेगी तो क्या होगा, आपको डेंगू फैला देगी वो। ठीक है। अब देखिए आगे, हम इन रोगों से, सूक्ष्म जीवों के प्रसार से कैसे बचे, है ना। तो उसका भी उपाय है। हमें क्या करना चाहिए, अपने आसपास की सफाई पर ध्यान देना चाहिए, है ना। इसे आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। कहीं भी पानी का जमाव नहीं होने देंगे। कूड़े कचरे का सही तरीके से निपटारा करेंगे। ठीक है। भोजन पानी को क्या करेंगे, ढक कर रखेंगे ताकि उस पर मच्छर मक्खी ना बैठे। और घर के आसपास की जगहों जहाँ पानी का जमाव हो, जैसे नाला, गड्ढे में समय समय पर क्या करेंगे, किरासन तेल, ब्लीचिंग पाउडर आदि का छिड़काव करते रहेंगे। इससे क्या होगा, सूक्ष्मजीव नहीं फैलेगा। अब देखिए अगला पॉइंट है 7.13, पौधों तथा जंतुओं में रोग कारक सूक्ष्मजीव। अभी तक तो आप मनुष्यों में रोग कारक सूक्ष्मजीव के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, पौधों तथा जंतुओं में, है ना। तो इस सूक्ष्मजीव से सिर्फ मनुष्य को ही नहीं, पेड़ पौधे भी और जानवर भी इससे क्या है, ग्रसित हैं। इस तालिका में देखिए ये कुछ पौधों में होने वाले बीमारियों का नाम है और उसके वह किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है उनका भी नाम है। तो गेहूं का रस्ट जो बीमारी है वह किसके कारण होता है, कवक, फंगी के कारण होता है ना। नींबू का कैंसर किसके कारण होता है, जीवाणु, बैक्टीरिया के कारण होता है। भिंडी का पित्त रोग किसके कारण होता है, वायरस, है ना, विषाणु के कारण होता है। तो यह तो था पेड़ पौधों में सूक्ष्मजीव के कारण होने वाले रोग। अब है जानवरों में भी सूक्ष्मजीव के कारण रोग होते हैं। जैसे देखिए सूक्ष्मजीवों द्वारा जंतुओं में उत्पन्न होने वाला एक भयानक रोग एंथ्रेक्स है ना, यह एंथ्रेक्स, इसे आप लिख लेंगे, इनको भी आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। यह किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है ना। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने 1976 में इस बीमारी के कारक
जीवाणु बेसिलस एंथ्रेसिस की क्या की थी, खोज की थी। ठीक है। अच्छा, इसके अतिरिक्त क्या होता है, गाय में खुर तथा मुंहपका रोग होता है ना। यह किसके कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। देखिए अगला पॉइंट है 7.14 खाद्य विषाक्तता, है ना। इसको इंग्लिश में कहते हैं फूड पॉइजनिंग। तो आपने अपने घरों में देखा होगा कि पकाए गए भोजन को क्या अगर अच्छे तरीके से, सही तरीके से, स्वच्छता के साथ सुरक्षित नहीं रखा जाता है तो क्या होता है, भोजन खराब हो जाता है। खासकर गर्मी एवं वर्षा के मौसम में पकाए गए भोज्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, जल्दी खराब हो जाते हैं, उनसे गंध आने लगती है। अच्छा, ऐसा भोजन अगर आप खा लेंगे तो क्या होगा, ऐसा भोजन ग्रहण करने पर हम उल्टी, डायरिया आदि का क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं, है ना। यही फूड पॉइजनिंग है, खाद्य विषाक्तता। अब देखिए आपका अगला पॉइंट है 7.15 खाद्य परिरक्षण। इसको इंग्लिश में कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन। अब बच्चों देखिए, आपके घर में बहुत सारे खाने वाले पदार्थ होंगे, है ना, जैसे फल, सब्जी, अचार, मुरब्बा, बिस्किट, घी, पापड़, तिलौड़ी इत्यादि। ये सभी आपके घर में जरूर होंगे, है ना। इन सभी चीज़ों को अगर अच्छे ढंग से बंद करके नहीं रखा जाए तो क्या होगा, ये खराब हो जाएंगे जल्दी से, है ना। इसलिए खाद्य पदार्थों को क्या किया जाता है, परिरक्षण किया जाता है, उचित परिरक्षण किया जाता है ताकि वे बहुत दिन तक चले और जल्दी खराब नहीं हो। अब इसके कुछ तरीका है, खाद्य परिरक्षण का कुछ तरीका है जो हम आगे के पॉइंटों में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तो खाद्य परिरक्षण में पहला पॉइंट है 7.16 निर्जलीकरण, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे आपके घर में भी होता होगा, आपको पता होगा, ये फूल गोभी, आलू को बॉयल करके उसीन के जो उसका चिप्स बनाया जाता है ना, आंवला, पापड़, तिलौड़ी इत्यादि, ये सभी को क्या किया जाता है, धूप में खूब अच्छे से सुखाकर डब्बे में अच्छे से बंद करके रख दिया जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हम उसे बहुत दिनों तक उपयोग कर सकते हैं। अगर खुले में इसे रख दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं निर्जलीकरण, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से सुखा देना और उसको डिब्बे में बंद करके रख देना ताकि वो बहुत दिन तक चले, है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि सुखा देने पर वो बहुत दिन तक चलता है, तो सब्जियों को या किसी अन्य चीज़ को धूप में सुखाने पर उनमें जल या नमी की मात्रा क्या होता है, अत्यंत कम हो जाती है। ठीक है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म जीव को बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इससे सब्जियां या अन्य सामान जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे समय तक और सुरक्षित और व्यवहार योग्य रहती है। खाद्य परिरक्षण का अगला जो टॉपिक है वह है 7.17 रासायनिक तरीका, है ना। पहला तो हम देखें निर्जलीकरण में कैसे हम सुखा के उसको हम उसका नमी को हम हटा देते हैं। अब अगला है रासायनिक तरीके से हम कैसे किसी चीज़ को सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे घर में नहीं बनता है उन्हें हम क्या करते हैं, दुकानों से खरीदते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जैसे टॉफ़ी हुआ, है ना, ये तेल, घी, बिस्किट खाने वाले, और आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, लेज खाते हैं, है ना। ये सभी क्या होते हैं, सब फैक्ट्रियों से बन के आते हैं और बहुत बहुत दिन तक क्या रहते हैं, प्लास्टिक में ही बंद रहते हैं। तो सोचिए ऐसा उसमें क्या चीज़ रहता है कि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है ना। तो उनमें कुछ रसायन होते हैं जैसे सोडियम बेंजोएट, है ना, सोडियम मेटाबाइल सल्फाइड, है ना। ये सब क्या होता है, ये सब उनको सुरक्षित रखता है खाद्य पदार्थों को। ठीक है। और दूसरा भी चीज़ है जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रहता है, वह है नमक और खाद्य तेल, है ना। जैसे हम अचार बनाते हैं तो अचार में क्या डालते हैं, नमक और तेल डाल देते हैं, बहुत सारा नमक डाल देते हैं, जिसके कारण अचार क्या होता है, बहुत बहुत दिन तक वैसे ही रहता है, वो ख़राब नहीं होता है ना। नमक और खाद्य तेल डाल देने से क्या होता है, उसमें सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाता है। ये अगला टॉपिक है आपका 7.18 नमक और चीनी द्वारा परिरक्षण। तो अभी तो आप पढ़ें कि नमक से हम कैसे परीक्षण करते हैं, है ना। नमक जैसे मांस और मछली को सूखे नमक से क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है, इससे उसमें सूक्ष्म जीव जल्दी नहीं फैलता है। अच्छा, कुछ खाद्य सामग्रियों में के परीक्षण हेतु क्या किया जाता है, चीनी का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ में क्या होता है, नमी की कमी आती है, मतलब उसमें पानी का कमी हो जाता है। इससे संदूषण करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोका जा सकता है, वे जल्दी से नहीं फैलते हैं। जैसे जैम, जेली, स्क्वैश इत्यादि का जो परीक्षण होता है वह किसके द्वारा होता है, चीनी द्वारा किया जाता है। अब देखिए 7.19 में है तेल एवं सिरके द्वारा भी क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। जैसे आप अचार खाए होंगे, अचार बनाने में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तेल और सिरके का उपयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है
है ना, इसलिए उनमें क्या होता है, सूक्ष्म जीव जीवित नहीं होते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है 7.20 गर्म तथा ठंडा करके। मतलब गर्म और ठंडा करके भी हम क्या करते हैं, खाने वाले चीज़ को हम सुरक्षित बना सकते हैं, खाने योग्य बना सकते हैं। जैसे ये कोई जैसे दूध होता है या फिर अन्य जो खाना खाते हैं हम लोग, तो क्या होता है हम लोग गर्म करके खाते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म करने से क्या होता है, उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, है ना। अच्छा, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे हरी सब्जियाँ, इन सभी को क्या किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है। फ्रिज में क्या होता है, वह इतना ठंडा हो जाता है कि उतना ठंडा ये सूक्ष्म जीव बर्दाश्त कर नहीं पाता है, और वो सूक्ष्म जीव क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, उसमें वृद्धि उसका हो ही नहीं पाता है। इसलिए खाना या फल या सब्जी है वह क्या होता है, बहुत बहुत दिन तक सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो हम गर्म या ठंडा करके भी हम खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रख सकते हैं। ये अगला पॉइंट है 7.21 पाश्चरीकरण। अब देखिए पाश्चरीकरण के द्वारा भी हम खाद्य पदार्थों को हम सुरक्षित रखते हैं। आपने डेयरी से आने वाले दूधों को देखा होगा, है ना, थैली पैकेट में वो क्या होते हैं, बंद होते हैं और वे खराब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वे पाश्चरीकृत होते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं पाश्चरीकरण है क्या। इसे आप अपने कॉपी में लिख ले। ठीक है, पाश्चरीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है ना। वह दूध को क्या करता है, सूक्ष्म जीवों से मुक्त कर देता है। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या किया जाता है, 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है ना। फिर उस गर्म दूध को शीघ्रता से क्या किया जाता है, ठंडा करके उसको भंडारित कर लिया जाता है। ठीक है, ऐसा करने से अचानक तापमान में जो गिरावट होता है, जैसे ही 70 डिग्री से अचानक वो माइनस में डिग्री में जब जाता है तो क्या होता है, दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तथा दूध क्या होता है, सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया का खोज कौन किया था, फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस पाश्चर। ठीक है, इस प्रक्रिया का खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने किया था। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है 7.22 भंडारण एवं पैकिंग, है ना। तो खाद्य सामग्री जो ये कहीं से बन के आता है, किसी फैक्ट्री से आता है, अगर वह अच्छे तरह से पैक नहीं रहेगा तो वह क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, है ना। आप जब लेज या कुरकुरे का पैकेट खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें हवा है या नहीं, है ना। हवा निकल गया रहता है मतलब इसका क्या हुआ, वह मसुआ गया रहता है, मतलब उसमें नमी प्रवेश कर जाता है। आया बात समझ में। तो क्या होता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ है उसको अच्छे से पैकिंग अति आवश्यक है ना। इसे वायुरोधी, मतलब ऐसा पैकिंग हो कि उसमें हवा घुसे ही नहीं। ठीक है, सील बंद डब्बे उपयुक्त होते हैं, मतलब वो सील बंद होता है ताकि उसमें हवा घुसेगा ही नहीं, तो उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न होगा ही नहीं। है बात समझ में। अब देखिए अगला पॉइंट है 7.23 खाद्य परिरक्षण के लाभ। इसके क्या लाभ है इसे आप अपने कॉपी में भी लिख लेंगे। इसे क्या होता है, खाद्य पदार्थों की बर्बादी को रोका जाता है ना। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित व सुरक्षित रखा जा सकता है। इसे खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता क्या होती है, उसकी बनी रहती है, और बिना मौसम के या दूर दराज के स्थानों पर जहाँ कोई खाद्य विशेष उत्पादित नहीं होता है वहाँ भी क्या होता है, खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है। अब देखिए अगला पॉइंट है 7.24 नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसको इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो अभी कुछ देर पहले आप पढ़े हैं कि ये हमारे वायुमंडल में क्या होता है, नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में है, लेकिन उस नाइट्रोजन को पेड़ पौधा ले नहीं पाता है ना। उसके लिए क्या होता है, नीले हरे शैवाल जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तब पेड़ पौधे क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को ले पाते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है दलहनी पौधों जैसे मटर, सेम आदि की जड़ों में क्या होते हैं, राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, है ना। यह राइजोबियम जीवाणु जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। यह राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी बनाता है ना, और वो पौधा नाइट्रोजन ले पाता है। अब हम इसी में अगला टॉपिक देखते हैं 7.25 नाइट्रोजन चक्र, है ना, नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा, आपको पता होगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस की मात्रा पाई जाती है, वह कितना है, लगभग 78%, है ना। बाकी 22% में ही अन्य सभी गैसें हैं, लेकिन 78% सिर्फ नाइट्रोजन ही है ना। और यह नाइट्रोजन जो है वह सभी सजीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि सजीवों में यह प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, है ना, आदि के रूप में क्या होता है, अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है ना। लेकिन
सबसे खास बात यह है, यहाँ लिखा है कि वायुमंडल में इतना अधिक होने के बावजूद भी, है ना, सजीव जो है इसका उपयोग सीधे सीधे नहीं कर पाते हैं। तो सजीव इसका उपयोग कैसे कर पाते हैं, है ना? तो सजीव को इसे उपयोगी बनाने के लिए यहाँ क्या होता है, सूक्ष्म जीवों की भूमिका महत्वपूर्ण आती है। यहाँ सूक्ष्म जीव इसका कार्य करता है ना? क्या होता है कि मिट्टी तथा दलहनी पौधों की जड़ में की ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल, जिसको राइजोबियम भी कहते हैं, है ना, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। ठीक, और इन उपयोगी नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग पौधे मिट्टी से आराम से जड़ द्वारा कर लेते हैं। ठीक, पौधे इस अवशोषित नाइट्रोजन यौगिकों का उपयोग क्या करते हैं, प्रोटीन तथा अन्य उपयोगी यौगिकों का संश्लेषण में कर लेते हैं। अच्छा, पौधे द्वारा संश्लेषित प्रोटीन तथा अन्य नाइट्रोजन यौगिक का उपयोग करके वे क्या करते हैं, वे जंतु करते हैं जो पौधों पर निर्भर रहते हैं। मतलब हम लोग पेड़ पौधे द्वारा बना हुआ खाना खाते हैं, या कोई भी जंतु है वो जो सर्वाहारी है या शाकाहारी, वह क्या होता है, पेड़ पौधों के द्वारा ही बना खाना खाता है। हम लोग दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब क्या है, पेड़ पौधे का ही खाना खाते हैं। तो वह नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, हमारे शरीर में आ जाता है बात समझ में? तो जंतुओं तथा पेड़ पौधों द्वारा ये व्यवहित नाइट्रोजन यौगिक एक बार फिर से क्या होता है, मिट्टी और वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। है बात समझ में आपको? इसी को कहते हैं नाइट्रोजन चक्र, है ना। ये पेड़ पौधा से मनुष्य में, मनुष्य से फिर ये मिट्टी में, वायुमंडल में, फिर वायुमंडल से पेड़ पौधा में, यह क्या होता है, घूमते रहता है। ठीक, देखिए ये है नाइट्रोजन चक्र का फोटो, है ना। ये आपकी किताब में है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक, और सिर्फ यही नहीं, आप पूरे इस चैप्टर को क्या करेंगे, अच्छे से रीडिंग करके पढ़ेंगे। मेरे वीडियो को देखकर आप अच्छे से समझेंगे और इस किताब को भी खुद से अच्छे से रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, तब जाके आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम चलिए इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है वह क्या है? तो यह विषाणु है। ठीक है। अगला सवाल है ख, दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन है? आप पढ़े हैं, कौन है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है। अगला है, मलेरिया रोग का कारक क्या है? तो मलेरिया रोग का कारक प्रोटोजोआ है। अगला सवाल है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है? तो यह किण्वन कहलाता है। पढ़े हैं आप। अगला है, पाव रोटी या इडली के फूलने का कारण क्या है? तो यह ईस्ट है ना। ईस्ट क्या करता है, उसमें किण्वन करता है, जिससे उसको बनाने, पाव रोटी या इडली को बनाने में क्या होता है, वह फूल जाता है। अब देखिए अगला सवाल है, विशेष यंत्र डैश का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है? तो क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं हम सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। ठीक है। अगला है, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, जो क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है ना। तो यहाँ क्या होगा, राइजोबियम होगा। अगला है, पोलियो डैश के कारण होता है? तो पोलियो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण। ठीक। अगला है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन मच्छर है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है ना। कौन सा मच्छर है? मादा एनाफिलोज मच्छर। अगला है, सिरका का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है? तो सिरका का उत्पादन आप पढ़े हैं कि ईस्ट के सहायता से किया जाता है। यहाँ क्या होगा, ईस्ट। अब अगला है, हमको सही और गलत का यहाँ पे निशान लगाना है, कौन सही है और कौन गलत है। तो यहाँ देखिए, सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं, ऐसा नहीं है, सूक्ष्म जीव आपके शरीर में भी हो सकते हैं, तो यह गलत होगा। अगला है, सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, यह भी गलत है। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। ठीक है। अगला है, डेंगू मादा मच्छर एडीज के काटने से होता है, सही है। ठीक। अगला है, मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है, यह भी सही है। अगला है, ईस्ट एक शैवाल है, नहीं, गलत है यह, है ना। अगला है, चेचा के टीके की खोज कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था, यह सही है एकदम। ठीक है। अगला है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है, यह गलत है, नहीं, घटती नहीं है, वह बढ़ती है। ठीक है। अगला है, टाइफाइड विषाणु से होने वाला एक रोग है, नहीं, टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, यह भी गलत है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, इसमें आपको
इस कॉलम से इस कॉलम में क्या करना है, मिलान करना है। तो पहला देखिए, पहला जो है क्या है, राइजोबियम है। तो राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है ना, इसको आप इसे मिला दें। अगला है प्लेज्मोडियम, है ना। तो प्लेज्मोडियम किसके कारण है, ये मलेरिया रोग का कारण है। अगला है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस किसको कहते हैं, दही को कहते हैं। अगला है किण्वन। तो किण्वन से क्या होता है, सिरका का निर्माण होता है। अगला है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स क्या है, यह जंतु का एक भयानक रोग है। अगला सवाल है 5 नंबर, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि हम अपनी नंगी आंखों से मिलीमीटर के 10वें भाग तक ही देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के 1000वें लाखवें भाग या उससे भी अधिक छोटे होते हैं। अतः इन्हें देखने के लिए विशेष यंत्र की आवश्यकता होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे? क्योंकि सूक्ष्म जीवों के कारण ही हम दही, पनीर, पाव रोटी, केक, इडली, डोसा इत्यादि क्या करते हैं, खा पाते हैं। तथा दवाई बनाने, रोग प्रतिरोधक टीका बनाने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई आदि में भी सूक्ष्मदर्शियों का, ये सूक्ष्म जीवों का क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है ना। अतः ये हमारे लिए मित्र ही नहीं क्या है, परम मित्र हैं। अब देखिए अगला सवाल है, ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथकर कुछ देर तक छोड़ने के बाद मैदे का आयतन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव ईस्ट अपना किण्वन करता है, जिससे इसका क्या होता है, आयतन बढ़ जाता है। ठीक है। अब देखिए आपका अगला सवाल है 8 नंबर, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्न हानियाँ हैं। पहला, यह मानव में बहुत सारे रोग का कारक है ना, जैसे पोलियो, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया इत्यादि। दूसरे में है, यह पेड़ पौधों में भी होने वाले बहुत सारे रोगों का क्या है, कारक है, जैसे गेहूं का रस्ट, नींबू का कैंसर, भिंडी का पित्त रोग इत्यादि। ठीक है। तीसरा में है, यह जानवरों में भी होने वाले बहुत सारे रोगों का कारण है, जैसे एंथ्रेक्स, खुर, मुंहपका इत्यादि। अब देखिए आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, इस चित्र को आप अपने कॉपी में अच्छे से बना ले, है ना। यही है नाइट्रोजन चक्र कैसे होता है। देखिए आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर और अंतिम प्रश्न है, पाश्चरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, आप यहाँ से लिख सकते हैं, पाश्चरीकरण दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त करने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है और फिर दूध को शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर लिया जाता है। ऐसा करने से दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और दूध सुरक्षित हो जाता है। इसका खोज किसने किया था? फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस पाश्चर ने किया था। ठीक है। तो बच्चों, यह था आपका अध्याय, यहाँ ख़त्म हुआ। अगले अध्याय के साथ जल्दी आपके सामने हम हाजिर होंगे। तब तक आप अपना पढ़ाई जारी रहें, और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।